हेलो स्टूडेंट्स, हम प्रकाश अध्याय पढ़ रहे थे। इसमें हम गोलीय दर्पणों की बात कर रहे थे और हमने कार्तीय चिन्ह परिपाटी के बारे में लास्ट वीडियो के अंदर जाना था। यह तीसरा वीडियो है, तीसरा भाग है। इस वीडियो में हम गोलीय दर्पणों के अंदर परावर्तन के नियमों के बारे में जानकारी लेंगे। तो उसे हम शुरुआत करते हैं। गोलीय तल से परावर्तन के नियम। तो जब भी हम परावर्तन के नियमों की बात करेंगे तो उन नियमों में हमें कुछ बातों का ध्यान रखना है कि जब भी हम किसी दर्पण का निर्माण कर रहे हैं, भले ही वह अवतल दर्पण हो या फिर उत्तल दर्पण हो, हमें ये दर्पण प्रकार की सहायता से, पेंसिल की सहायता से हमें बनाने हैं। आप स्केल का यूज़ करेंगे प्रॉपर वे के अंदर। जो भी लाइन आप ड्रॉ करेंगे वो स्केल से यूज़ करेंगे। अभी हमारे पास में हम स्केल को यूज़ नहीं करेंगे। हम यहाँ पर मैं जो बताने जा रहा हूँ आपको स्क्रीन पर, वो विदाउट स्केल हम यहाँ पर बनाने की कोशिश करेंगे। तो ये थोड़ा सा ऊपर नीचे हो सकता है। तो आप जब भी ये बनाते हैं, कोशिश करते हैं, तब आप प्रकार का यूज़ कीजिएगा। सबसे पहले हमारे पास में जो पहला नियम है गोलीय तल से परावर्तन के नियम में, कोई भी दर्पण होगा तो हम सबसे पहले अवतल दर्पण की बात करते हैं। तो अवतल दर्पण के लिए मुझे पता है कि हमारे पास में जो परावर्तक पृष्ठ होता है अवतल दर्पण में, वो कहाँ होता है? अंदर की ओर होता है। अंदर की ओर होता है तो यहाँ पर जो लेपित भाग होगा वो बाहर की ओर होगा। ये आप अच्छे से जानते हैं और हम इसे अच्छे से डिस्कस भी कर चुके हैं। तो ये m हो गया और ये n हो गया। और हमें ये भी पता है कि यहाँ से एक मुख्य अक्ष जो होगी वो इसको बराबर बीच के भाग से काटेगी या फिर इसके बीच भाग से गुजरती है। और जिस बिंदु पर ये आपका मिडिल पॉइंट होता है या फिर इस दर्पण को दो बराबर भागों में हम कहते हैं डिवाइड करती है या काटती हुई हमें प्रतीत होती है, इस पॉइंट को हम क्या कहते हैं? पोल, यानी कि ध्रुव। ये बिंदु हो गया ध्रुव हमारा, और m और n इस दर्पण का नाम है। और ये दर्पण कौन सा हो जाएगा? अवतल दर्पण। अवतल दर्पण। अब हम यहाँ क्या कर रहे हैं, जो इसका प्रथम नियम है गोलीय दर्पणों के अंदर, हम यहाँ पर एक आपतित किरण, क्योंकि क्या होगा जब भी दर्पण होगा तो उस पर कोई भी वस्तु से प्रकाश जो होगा वो उस प्रतिबिंब के जो दर्पण होगा उसके ऊपर गिरेगा। गिरने के बाद में वो परावर्तित होगा। तो हम मान लेते हैं कि कोई आपतित प्रकाश किरण है, वो मुख्य अक्ष के बिल्कुल समानांतर गुजर रही है। मुख्य अक्ष, ये वाली क्या हो जाएगी आपकी? मुख्य अक्ष, और मुख्य अक्ष के समानांतर। तो मैंने एक समानांतर लाइन ऊपर की तरफ ड्रॉ करी है। ये क्या है? एक आपतित प्रकाश की किरण है। आपतित प्रकाश की किरण, यह मुख्य अक्ष के समानांतर है। तो आप ध्यान रखिएगा कि जब भी मुख्य अक्ष के समानांतर कोई प्रकाश की किरण अवतल दर्पण पर गिरती है तो वह परावर्तित होने के बाद में, यानी इससे टकराने के बाद में, हमेशा कहाँ से गुजरेगी? ये हमेशा इसके फोकस बिंदु से गुजरती है। तो ये बिंदु कौन सा होगा आपका? फोकस बिंदु। तो आप ये ध्यान रखिएगा, ये अवतल दर्पण के लिए पहला नियम है। जब भी यहाँ पे परावर्तन होगा, और परावर्तन भी कैसा कि प्रकाश की किरण जो है वो मुख्य अक्ष के बिल्कुल समानांतर दिशा के अंदर आ रही है, गोलीय दर्पण से टकराती है और परावर्तित हो जाती है, और परावर्तित होने के बाद में वो फोकस बिंदु से गुजरेगी। तो ये आप ध्यान रखिएगा। ये कहीं से भी हो सकता है। सपोज कीजिए अगर ये यहाँ पर ये लाइन कुछ इस तरीके से होती पैरेलल, तो ये भी कहाँ से गुजरेगी? ये भी फोकस बिंदु से गुजरेगी। अगर ये नीचे होती किरण जो कि इसके पैरेलल है या फिर समांतर है, तो भी कहाँ से गुजरेगी? ये फोकस बिंदु से गुजरेगी। तो आप ये ध्यान रखिएगा कि जब भी आपतित प्रकाश की किरण अवतल दर्पण पर गिरती है और वह मुख्य अक्ष के समानांतर है, तो उस केस में हमेशा परावर्तित होने के बाद में आपतित किरण फोकस बिंदु से गुजरेगी। ये हमारा गोलीय तल में परावर्तन का पहला नियम है अवतल दर्पण के लिए। अब ऐसा ही उत्तल दर्पण के अंदर भी होता है। उत्तल दर्पण के लिए मैं यहाँ पर ये एक सरफेस बना लेता हूँ। अगर आप ये सरफेस ना लेना चाहे तो आप इसके अलावा बिल्कुल सेम सरफेस ले लीजिए। हम ऐसी ही सरफेस ले लेते हैं जो हमने पहले ड्रॉ करी है। कुछ ऐसी ही सरफेस ली हमने, और ये क्या हो जाएगी? इसमें मान लेता हूँ ये मुख्य अक्ष हो गई है। अब मुख्य अक्ष के साथ में कोटिंग कहाँ पर होगी? तो कोटिंग अब
उत्तल दर्पण में अंदर की तरफ होती है। तो ये यहाँ पर अंदर की तरफ हिस्सा हो जाएगा इसका कोटिंग का। तो अब हमें ये देखना है कि यहाँ पर जो प्रकाश की किरण है, अगर वह परावर्तक पृष्ठ से टकराती है और वो भी किसके, मुख्य अक्ष के समानांतर, मुख्य अक्ष और इसके भी समानांतर, तो अब हम यहाँ पे प्रकाश की किरणों को टकराते हैं। तो मान लीजिए कि यहाँ से ये किरण कुछ इस तरीके से इस तरफ से आती है, टकराती है और टकराने के बाद में यह, और हमें ये भी पता है कि उत्तल दर्पण के अंदर हमेशा जो किरण टकराती है वो अपसारित होती है, यानी उत्तल दर्पण जो होता है वो किरणों को दूर दूर कर देता है। तो जब ये दूर दूर करेगा तो यहाँ से ये टकराने के बाद में, इस पृष्ठ पे टकराने के बाद में ये किरण कुछ इस तरीके से बाहर की तरफ रिफ्लेक्ट हो जाएगी, यानी परावर्तित हो जाएगी। ठीक है, अब मैं देखता हूँ कि यहाँ तो किरण मिल ही नहीं रही है, लेकिन हम ये जानते हैं कि जब हमें किरण मिल नहीं रही होती है तो हम कहते हैं कि ये कहीं पीछे से आ रही होती है। तो पीछे से अगर कहीं से आ रही है तो हम इस बिंदु को क्या नाम देते हैं, फोकस बिंदु। हमें उत्तल दर्पण में यह प्रतीत होता है कि किरण फोकस बिंदु से होकर आ रही है। तो हमेशा जब भी आपके पास में उत्तल दर्पण की हम बात करेंगे, ये कौन सा दर्पण हो जाएगा आपके सामने, उत्तल दर्पण। तो जब भी उत्तल दर्पण की हम बात करेंगे तो उत्तल दर्पण में प्रकाश की किरण हमेशा मुख्य अक्ष के समानांतर है, तब ये हमें फोकस बिंदु से गुजरती हुई प्रतीत होती है कि फोकस बिंदु से ये किरण आ रही है। और हमेशा ध्यान रखिएगा क्योंकि ये बैक साइड है हमारे पास में, तो बैक साइड में तो हम किरण को बना ही नहीं सकते ना, तो यहाँ पर हम क्या कह रहे हैं, इसे हम डैश से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ये आप ध्यान रखिएगा कि जब भी हमें ऐसा लगता है कि वो रियल नहीं है, वो आभासी है, तो हम उसे डैश से इंडिकेट करेंगे, डैश लाइन से हम उसको बताएंगे। तो आप ये ध्यान रखिएगा। तो ये उत्तल दर्पण हुआ और यहाँ पे भी कहाँ से गुजरेगी, फोकस से, फोकस से गुजरती हुई प्रतीत होती है। सपोज कीजिए एक किरण यहाँ से कुछ इस डायरेक्शन से हमारे पास में आई, तो ये भी क्या होगी, रिफ्लेक्ट होके कुछ इस एंगल पे जाएगी, यानी परावर्तित होने के बाद में। लेकिन जब मैं इसको पीछे की तरफ बढ़ाता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि ये भी कहाँ से आ रही है, फोकस बिंदु से होकर गुजर रही है। कहाँ से गुजर रही है, फोकस बिंदु से होकर गुजर रही है। तो आप ये ध्यान रखिएगा कि उत्तल दर्पण में भी वही चीज़ होगी जो अवतल दर्पण में हमने देखा था। और ये क्या होता है कि मुख्य अक्ष के समानांतर अगर कोई किरण जा रही होगी तो वह हमेशा फोकस बिंदु से ही गुजरेगी। आप ये चीज़ ध्यान रखिएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो ये हमारा था गोलीय तल में परावर्तन के नियम का पहला हिस्सा। दर्पण के मुख्य अक्ष के समानांतर आपतित प्रकाश किरण परावर्तन के बाद अवतल दर्पण के मुख्य फोकस से गुजरती है, उत्तल दर्पण के मुख्य फोकस से आती हुई प्रतीत होती है, जैसा कि हमने यहाँ पर देखा। अब इसका दूसरा नियम हम देखते हैं। दूसरे नियम में भी हम वापस एक अवतल दर्पण का निर्माण करते हैं। अवतल दर्पण में हमारे पास में जो परावर्तक पृष्ठ होगा वो कहाँ होगा, अंदर की तरफ। इसका नाम दे देते हैं हम M और N। यहाँ से एक मुख्य अक्ष आप बना लीजिए जो कि इसको बीच में से डिवाइड करती हुई प्रतीत होती है, और ये क्या हो जाएगा आपका पोल, जिसे हम ध्रुव भी कहते हैं। यहाँ इसका कहीं सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा या फिर हम कह सकते हैं वक्रता केंद्र होगा। अब हमें ये देखना है कि अब प्रकाश की किरण पहले तो पैरेलल थी, तो अगर कोई किरण ऐसे आ रही होगी तो वो फोकस से गुजरती थी, लेकिन अब हम देखते हैं कि अगर कोई किरण किसी और तरीके से आ रही होगी तब क्या होगा। तो यहाँ क्या दिया गया है कि अवतल दर्पण के मुख्य फोकस से गुजरने वाली किरण परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समानांतर हो जाती है। तो हम मान लेते हैं कि यहाँ पर कोई किरण जो है वो इस फोकस बिंदु से, यहाँ फोकस बिंदु आपको पहले से दे रखा है, तो इस फोकस बिंदु से गुजर रही है और उसके बाद में वो मुख्य अक्ष के समानांतर हो रही है। तो मैं मान लेता हूँ कि यहाँ कोई सोर्स था, वहाँ से प्रकाश की किरण यहाँ आई, फोकस बिंदु से गुजरी, इस पर टकराई, टकराने के बाद में क्या हो गई, मुख्य अक्ष के समानांतर गुजर जाएगी, समानांतर होकर गुजर जाएगी, मुख्य अक्ष के समानांतर होकर गुजर जाएगी। अगर यही किरण कुछ इस तरीके से फोकस बिंदु से गुजरती तो ये भी क्या होगी, मुख्य अक्ष के समानांतर होकर गुजर जाएगी। तो हमने दोनों केस में देखा, अवतल दर्पण के अंदर जब भी किरण फोकस बिंदु से गुजरती है तो वो मुख्य अक्ष के क्या होगी, समानांतर हो जाएगी। तो आप ये बात का ध्यान रखिएगा। अब हम बात करते हैं उत्तल दर्पण की।
वापस मैं वही सरफेस लूँगा, एक मुख्य अक्ष अंदर की तरफ इस बार हो जाएगा हमारा कोटिंग। तो अगर ये किरण कुछ इस तरीके से यहाँ पर टकराती है तो ये टकराएगी, टकराने के बाद में ये क्या होगा, यहाँ से पैरेलल मुख्य अक्ष के समानांतर होकर गुजर जाएगी। अगर यही किरण यहाँ पर कुछ इस तरीके से टकराती है, यानी किसी सोर्स से इधर की तरफ टकरा के अब किधर जाएगी, ये मुख्य अक्ष के समानांतर हो जाएगी। तो इन दोनों केस में अब हमें, क्योंकि ये पता है कि यहाँ पर इसका वक्रता केंद्र इस जगह होगा, वक्रता केंद्र यहाँ पर है, तो फोकस बिंदु भी हमें जानना होगा। तो फोकस बिंदु जानने के लिए मैं क्या करूँगा, इसको जो ये किरण है जो हमें दिख रही है, जो यहाँ से टकराने के बाद में पैरेलल हो रही है, यहाँ पे समानांतर हो रही है मुख्य अक्ष के, इसे मैं आगे बढ़ाता हूँ। तो जब आगे बढ़ाता हूँ तो मुझे ये पॉइंट कुछ इस जगह मिलता है, और यहाँ से इसको भी आगे बढ़ाता हूँ तो मुझे ये पॉइंट कुछ इस जगह मिलेगा। अब क्योंकि ये मैंने स्केल से ड्रॉ नहीं किया है तो हमें थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़ेगा यहाँ पे। तो हम क्या देख रहे हैं कि ऐसा प्रतीत हो रहा है कि ये किरण फोकस बिंदु से होकर गुजर रही है, फोकस बिंदु से टकराकर फिर गुजर रही है, ऐसा प्रतीत हो रहा है, और मुख्य अक्ष की क्या हो जाती है, समानांतर हो जाती है। तो ये किसके अंदर होगा, ये होगा आपका उत्तल दर्पण के अंदर। तो आप ये ध्यान रखिएगा। तो पहले नियम में जो मुख्य अक्ष के समानांतर किरण आ रही थी और फोकस से गुजर रही थी, अब फोकस से गुजर रही है और मुख्य अक्ष के समानांतर हो रही है। परावर्तन होने के बाद में परावर्तित किरण अब क्या हो रही है, मुख्य अक्ष के समानांतर हो रही है। तो ये आप ध्यान रख सकते हैं। अवतल दर्पण के मुख्य फोकस से गुजरने वाली किरण परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समानांतर हो जाती है। उत्तल दर्पण के मुख्य फोकस की ओर जाने वाली किरण परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समानांतर हो जाती है। तो हमें यही प्रतीत हो रहा है ना यहाँ पर कि ये मुख्य फोकस पे जा रही है। तो आप ये ध्यान रखिएगा। ये कौन सा नियम था, हमारा दूसरा नियम। अब हम बढ़ते हैं तीसरे नियम की तरफ कि अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र से गुजरने वाली किरण परावर्तन के बाद उसी दिशा में चली जाती है। अब ये तो बहुत ही ईजी है, बहुत ही आसान है। यहाँ आपने एक पृष्ठ बनाया, एक मुख्य अक्ष यहाँ पर आपने ड्रॉ कर दी, ये पोल हो जाएगा आपका, और यहाँ पर अंदर वाला हिस्सा परावर्तक पृष्ठ हो गया। अब ये कह रहा है कि ये जो किरण है, प्रकाश की किरण, वो आपकी सेंटर ऑफ कर्वेचर यानी कि कहाँ से गुजर रही है, सी से, वक्रता केंद्र से गुजर रही है। तो अगर कोई भी किरण वक्रता केंद्र से होकर गुजरती है तो ये टकराने के बाद में वापस उसी दिशा के अंदर चली जाती है। तो आप ये ध्यान रखिएगा कि यहाँ से आने वाली किरण की दिशा और जाने वाली किरण की दिशा परावर्तन होने के बाद में सेम रहती है। तो हम ये कहेंगे कि अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र से गुजरने वाली किरण परावर्तन के बाद उसी दिशा में चली जाती है। अगर ये कुछ इस तरीके से जा रही होती तो अगेन क्या होगा, ये वापस इसी दिशा के अंदर परावर्तित हो जाएगी। तो आप ये ध्यान रखिएगा। ऐसा ही केस किस में होगा, ये किस में होगा आपका, ये होगा आपका उत्तल दर्पण में। यहाँ मैं मान लेता हूँ कि ये मेरे पास में एक मुख्य अक्ष हो गई है। अब प्रकाश की किरण कहाँ से गुजरेगी ये मुझे पता नहीं है, और मुझे पता है सेंटर ऑफ कर्वेचर तो आपका कुछ इस तरफ होगा। तो अगर प्रकाश की किरण कुछ इस तरीके से आ रही है तो ऐसा प्रतीत होगा आपको कि ये सेंटर ऑफ कर्वेचर से होकर गुजर रही है। तो यहाँ से आई और वापस टकरा के इसी दिशा में चली जाएगी। ऐसा ही यहाँ पर भी हो सकता है कि यहाँ से आई और टकरा के वापस चली गई। कुछ इस तरीके से यहाँ पे भी हो सकता है कि ये टकराई यहाँ पर और वापस इसी दिशा के अंदर रिफ्लेक्ट होने के बाद में चली जाएगी। तो इससे हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पर जब भी सेंटर ऑफ कर्वेचर से कोई किरण गुजरेगी तो वो उसी दिशा में परावर्तित हो जाएगी। तो आप ये ध्यान रख सकते हैं। तो ये कौन सा नियम था, ये तीसरा नियम था। अब हम बात करते हैं आखिरी नियम जो कि है चौथा नियम। और इसमें क्या होता है, इसमें जो अवतल दर्पण होगा, मैं मान लेता हूँ कि ये आपका अवतल दर्पण है और अंदर वाला क्या हो जाएगा, परावर्तक पृष्ठ। तो ये किरण पोल से होती हुई गुजरती है, यानी कि एक किरण आई, इसे हम यहाँ से ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, एक किरण आती है और इस पोल से सीधी टकराती है, इस पोल से टकराती है, और पोल से टकराने के बाद में वो वापस
उसी एंगल पर रिफ्लेक्ट हो जाती है। यानी कि जो एंगल इसने यहाँ पर बनाया है, अगर मैं मानता हूँ यहाँ 30 डिग्री बनाया है, तो यहाँ पे भी कितने डिग्री का एंगल बनेगा, 30 डिग्री का। तो हमेशा ध्यान रखिएगा कि अवतल हो या उत्तल दर्पण हो, अगर किरण, आपतित किरण तिरछी दिशा से पोल पर टकराती है, तो उसी दिशा तिरछी दिशा में पोल से टकराती है, तो जो भी एंगल वो बना रही है मुख्य अक्ष के साथ में, वही एंगल से क्या होगी, परावर्तित हो जाएगी। तो आप ये ध्यान रख सकते हैं, जैसे यहाँ 30 डिग्री का बनाया तो मुख्य अक्ष से वापस 30 डिग्री के कोण पर ये क्या हो जाएगी, परावर्तित हो जाएगी। सेम हिस्सा हम यहाँ पे देख सकते हैं कि अगर मेरे पास में यही कौन सा दर्पण होता, उत्तल दर्पण होता, तो उत्तल दर्पण में कोटिंग अंदर की तरफ करते हैं, तो हमें ऐसा लगेगा कि यहाँ पर मैं मान लेता हूँ ये मुख्य अक्ष है, और मुख्य अक्ष में किरण जो है वो पोल से टकराती है, और टकराने के बाद में वापस उसी एंगल पर परावर्तित हो जाती है। तो आप यहाँ ध्यान रख सकते हैं, ये पोल हो गया, तो ये एंगल और ये एंगल हमेशा क्या रहेंगे, सेम रहेंगे। अगर ये 60 डिग्री है तो ये भी कितना रहेगा, 60 डिग्री रहेगा। तो ये हमने पढ़ा आज गोलीय तल के कुछ परावर्तन के नियमों को। हम इसे एक बार और डिस्कस कर लेते हैं अगले पेज पर। मैं चारों नियम यहीं पे बता दूंगा एक ही दर्पण के अंदर। तो मैं मान लेता हूँ कि ये मेरे पास में एक दर्पण है, और मैं मान लेता हूँ कि ये दर्पण कौन सा होगा, आपका अवतल दर्पण है। सबसे पहले नियम के अंदर हमने ये देखा था कि मुख्य अक्ष भी ड्रॉ कर लेते हैं हम। ये पॉइंट हो जाएगा आपका P। हमें पता है कि यहाँ सेंटर ऑफ कर्वेचर कुछ इस जगह होगा। इसके बाद में हम ये देखते हैं कि पहला नियम क्या कहता है। पहला नियम हमें ये बताता था कि अगर कोई आपतित किरण दर्पण पर गिरती है और ये आपतित किरण मुख्य अक्ष के समानांतर है, तो मुख्य अक्ष के समानांतर है तो ये हमेशा कहाँ से गुजरती है, ये हमेशा फोकस बिंदु से गुजरती है। तो ये मैंने फोकस बिंदु बनाया और ये यहाँ से होकर इससे गुजर जाएगी। ये हमने पहला नियम देखा। सेकंड नियम में हमने क्या देखा, सेकंड नियम में हमने देखा कि अगर कोई किरण फोकस से होकर गुजरती है, कोई आपतित किरण फोकस से होकर गुजरती है, तो वह टकराने के बाद में, परावर्तन के बाद में वो क्या हो जाएगी, मुख्य अक्ष के समानांतर हो जाती है। यानी कोई किरण यहाँ से आई, फोकस से होकर गुजर रही है, और फोकस से होकर गुजरने के बाद में यहाँ टकराती है, टकराने के बाद में यह मुख्य अक्ष के क्या हो जाएगी, समानांतर हो जाएगी, समांतर हो जाएगी, मुख्य अक्ष के समानांतर हो जाएगी। तो ये हमारा दूसरा नियम था। तीसरे नियम में हमने ये बात करी कि कोई भी आपतित किरण अगर वक्रता केंद्र से होकर गुजरती है, तो मैं यहाँ पर इसको अलग कलर से रिप्रेजेंट कर देता हूँ। कोई किरण अगर वक्रता केंद्र से होकर गुजरती है और ये गुजरने के बाद में यहाँ टकराती है, तो यह वापस उसी दिशा के अंदर क्या होगी, परावर्तित हो जाएगी। तो ये हमारे पास में तीसरा नियम था। और अंतिम और जो चौथा हमारे पास में नियम था वो क्या था कि अगर कोई किरण किसी तिरछे एंगल से या फिर किसी कोण पर पोल पर जाकर टकराती है, मैं मान लेता हूँ कि नीचे से आई किरण और ये पोल पर टकराई, तो पोल पर टकराने के बाद में जो मुख्य अक्ष है, मुख्य अक्ष से टकराने पर जो भी एंगल यहाँ बना होगा, मान लिया मैंने कि 30 डिग्री है, तो यहाँ टकराने के बाद में ये वापस मुख्य अक्ष के साथ में क्या बनाएगी, एक 30 डिग्री का कोण बनाती है। तो ये हमारे पास में चौथा नियम था। तो ये चारों नियम हमने बता दिए यहाँ पर। ऐसा ही कहाँ होगा, आपका उत्तल दर्पण के अंदर भी होगा। तो आप एक बार इसको वापस रिवाइज कीजिएगा। अगर आपको कहीं दिक्कत आती है, अगर कुछ समझ में नहीं आता है, तो आप हमें बता सकते हैं व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर। पर एक बार आप प्रैक्टिस ज़रूर कीजिएगा, फिर आपको ये क्लियर हो जाएगा। फिर हम इसके आगे जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा इमेज फॉर्मेशन का, कि इमेज कैसे बनाई जाती है, तो हम वहाँ पर इन सभी नियमों का उपयोग करेंगे। तो मिलते हैं अगली क्लास के अंदर। थैंक यू सो मच।